मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देश विदेश में छाया होली का खुमार, बाजारों और पहाड़ों से लेकर खेत खलियानों तक में रंग उत्सव की धूम। हर्बल रंगों और फूलों के साथ इको फ्रेंडली होली बनी आकर्षण का केंद्र। प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। वाणिज्य मंत्रालय का प्याज के निर्यात पर लागू रोक को बढ़ाने का निर्णय। अगले आदेश तक प्याज का नहीं होगा निर्यात। उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना से बदलेगी किसानों की तस्वीर। उद्यानिक फसल की खेती करने पर केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक मिलेगा अनुदान। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश के कोने कोने से रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली के नजारे देखने को मिले। और ऐसा ही कुछ माहौल दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में भी रहा, जहां इको फ्रेंडली होली मनाई गई और फूलों की होली खेलते भक्त दिखाई नजर आए और साथ ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। और सभी ने फूलों की होली में शामिल होकर भाईचारे के पर्व में एक दूसरे को फूलों की होली से रंग कर होली मनाई। श्री वृंदावन धाम में वसंत ऋतु का आगमन होते ही होली का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। वृंदावन में वसंत पंचमी 14 फरवरी से लेकर रंग पंचमी तक यानी कि 40 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली पर हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। जहाँ भारत में होली खेली जाती है, वहीं वृंदावन में होता है होरा, उल्लास का होरा, आनंद का होरा। हो भी क्यों ना, वृंदावन है ही संतों की भूमि। वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। होली के मौके पर भक्त और भगवान आनंद में एकाकार हो जाते हैं। होली का जब नाम लेंगे तो ब्रज के रसिया की ही होली प्रसिद्ध है। इसलिए श्रीमद वृंदावन धाम में जब तक उल्लास ना हो और जब तक आह्लादपन जीवन में ना आए और जब तक बंधन ना खुले, जब तक मर्यादा की श्रृंखलाएं न टूटे, तो फिर होली का मतलब ही क्या है। यहाँ पर तो सब एकदम रसिक रंग में रंग जाते हैं। वृंदावन के फूलों की होली, बरसाने की लठमार होली, गोकुल में छड़ी मार होली, द्वारकाधीश में ब्रिज में धुलंडी होली पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा रानी और श्री कृष्ण के समय से चली आ रही इस परंपरा को लोक कलाकार जीवंत कर अपना जीवन भी धन्य करते हैं। वृंदावन की फूलों की होली, और जैसा कि राधा कृष्ण के द्वारा ये उनकी नगरी है, तो यहाँ की मोह माया तो सभी को है आने की, होली खेलने की। हम तो बस वाराणसी से बिलोंग करते हैं। हमारी बाबा की नगरी काशी है, विश्वनाथ की नगरी। वहाँ भी होली मनाई जाती है। सब जानते हैं कि मसान की होली बहुत फेमस है। अभी हुआ कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हम लोगों ने वहाँ भी गए, मसान की होली खेली। काली के रूप में हम लोग थे, तो वहाँ पे मैंने होली खेली। फिर हमारा मन था कि वृंदावन आके हम लोग लुक लेके सबको एंजॉयमेंट कराएं, खुद भी एंजॉय करें होली। तो भगवान कहते थे कि हम लोग यहाँ पे आए, सबको होली खेलना, खुद भी खेला। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। वृंदावन में भक्तों की यही अभिलाषा होती है कि रंगों की अधिष्ठात्री माँ राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए और ब्रजरज उनके जीवन को उल्लास के रंगों से भर दे। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री वृंदावन धाम। और रंगों के त्योहार होली को लेकर हर ओर अलग ही उत्साह और उल्लास है। होली पर प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया और ऐसी ही एक अनूठी पहल प्रभात फाउंडेशन नामक संस्था ने की। इस मुहिम में दिव्यांग महिलाएं शामिल रहीं, जिन्होंने प्राकृतिक रंगों को बनाकर खूबसूरत संदेश दिया है।
यहाँ हम एक खूबसूरत सी रिक्शा पर रुके हैं, बहुत कलरफुल है। आगे आके हमने देखा तो पाया कि यहाँ पर इको फ्रेंडली होली के कलर्स बनाए जा रहे हैं। हमने बात इनसे करने की कोशिश करी, प्रभात फाउंडेशन की हैं ये, लेकिन अफसोस है कि ये सुनने में सक्षम नहीं है, इस वजह से ये कुछ कह नहीं पा रही हैं। लेकिन जो इनके काम हैं वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने खूबसूरत होली के रंग यहाँ पर बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाए हैं। इनकी एक ये काम की इन्होंने हमको ये पैम्फलेट दी है जिसमें ये बता रहे हैं कि 2001 से ये लोग काम करते आ रहे हैं, रिसाइकलिंग का काम करते आ रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग तरह के जो प्लास्टिक हैं, फैब्रिक्स हैं, पेपर हैं, उनको रिसाइकिल करके ये इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उस वजह से रिसाइकिल करके उनको एक नया प्रोडक्ट का रूप देते हैं। और इसी के साथ ही इन्होंने कई लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रखा है, रोजगार भी ये लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन देखने को मिल रही है। ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने एक रिक्शा यहाँ बनाई है, यहाँ होली के कलर्स हैं, यहाँ पे फूल भी उन्होंने रख रखे हैं। ये एक पूरा एक गिफ्ट पैक की तरह से हो सकता है ना, जो ये है। जी जी जी, हाँ ये होली के कलर्स हैं। जी जी जी, हाँ ये फ्लावर्स हैं जो आप, हाँ जो जिसमें पिचकारी में यूज होते हैं पानी के अंदर डाल के, है ना। हाँ जी जी, हाँ ये भी इयररिंग्स बनाए हैं आपने, ये बैलून के हैं, ये बैलून के इयररिंग्स बनाए हैं, खास होली के स्पेशल हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के बैलून्स हैं इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत हैं। शायद इन्होंने रिसाइकिल करके इसको दोबारा से करके बनाया है और ये अपने आप में एक नया इनोवेशन है। और हैंडबैग्स भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बना रखे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं, इको फ्रेंडली कलर्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं अलग अलग। हाँ फेस के लिए नुकसान नहीं करेंगे जी। हाँ ये कुछ दिखा रही हैं, ये भी इन्होंने बनाया है, शायद रिसाइकिल करके ही इन्होंने इसको पेपर को बनाया है, जिसको ये होली पे कुछ लोग ये पहन के मस्ती करते हैं तो ये उसमें इस्तेमाल में आ सकता है। जी जी जी, ये बैंड्स आपने उसको रिसाइकिल करके दोबारा से इसको बनाया है। जी जी, हाँ तो काफ़ी प्रेरणा मिली है हमें यहाँ पर आके इन लोगों से कि किस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से ये काम इनको करके दिखाया है और लोगों के लिए ये एक मिसाल बनी है। आगे बढ़ते हैं, जहां आने वाले महीनों में प्याज की कीमत काबू में रहे और कीमत में उछाल नहीं आए, इसके लिए सरकार ने एक्सपोर्ट पर लागू रोक को बढ़ाने का फैसला किया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। और इससे पहले इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने 22 मार्च को एक अधिसूचना में कहा था कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक लगाए गए प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। DGFT वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है जो निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों पर फैसला करती है। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रबी सत्र 2023 में प्याज का उत्पादन 2.27 करोड़ टन रहने का अनुमान है। वहीं केंद्र सरकार किसान भाइयों के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात काम करती रहती है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके और इसके लिए आवश्यक है कि वे फसल की कटाई के बाद उसका कुछ समय तक भंडारण कर सकें, और खासकर प्याज जैसी नश्वर फसलों का जो जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में किसान प्याज के भंडारण के लिए अपना गोदाम बना सकें, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। और इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्याज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है और इसके लिए राज्य के चयनित जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता प्याज भंडारण के लिए अनुमानित लागत 6 लाख रुपए रखी गई है, जिस पर लाभार्थी किसानों को 75% अधिकतम 4 लाख से 50,000 रुपए की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आज भी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। राज्य के किसानों को सरकारी योजनाओं और मुफ्त में बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। जी हां, उत्तर प्रदेश कृषि विद्युत बिल माफी योजना के तहत राज्य के किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार की योजना का लाभ राज्य के 14.32 लाख किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से एक शर्त रखी गई है, जिसके मुताबिक योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकाये बिल का भुगतान कर दिया है। और ऐसे में किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए इस अवधि से पहले के बकाया बिजली बिलों की राशि जमा करानी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को 30 जून 2024 तक की समय सीमा में अपना पंजीकरण कराना होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में किसी एक उद्यानिक फसल खेती करने पर किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा। किसान इस स्कीम का फायदा उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उद्यान निदेशालय के मुताबिक किसानों को गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में किसी भी एक उद्यानिक फसल की खेती करना है और इस पर किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 1 लाख प्रति एकड़ की अतिरिक्त सहायता मिलेगी और इसके अलावा प्रशिक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, उत्पाद परिवहन के लिए वाहन, अच्छी किस्म की पौध सामग्री, मार्केटिंग सहायता, बाजार की सुविधा, पैकेजिंग की सुविधा, पौधा संरक्षण और 1 क्लस्टर 1 मार्गदर्शन संग्रहण की सुविधा आदि योजनाओं में भी प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी। गर्मी का मौसम आने वाला है और इस मौसम में छोटे और बड़े सभी लोग फलों को बड़ी चाह से खाते हैं। और अगर हम तरबूज की बात करें तो गर्मी के मौसम में किसानों के लिए तरबूज की खेती करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कम लागत में ये किसानों को मालामाल कर देगी। गर्मियों में बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड रहती है और ऐसे में इसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। इस वजह से किसानों को तरबूज की खेती करनी चाहिए। तरबूज की बुआई जनवरी से शुरू हो जाती है और मार्च होने के अंत तक इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। हालांकि कई क्षेत्रों में इसकी बुआई फरवरी में होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च और अप्रैल में होती है। बुआई के ठीक 2 से 3 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तरबूज को गर्मी के मौसम में धूप की जरूरत होती है और इसकी खेती के लिए मिट्टी का स्तर 5.5 से 7 तक उपयुक्त होता है और 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। और गर्मी के मौसम में उड़द दाल की खेती करना किसानों के लिए काफी अच्छा रहता है। गर्मी का मौसम आ गया है और खेत में नई फसलों की बुआई का समय है। हम बात कर रहे हैं उड़द दाल की खेती की, जिसकी डिमांड बाजार में पूरे साल रहती है। इस वजह से इसकी खेती करना किसानों के लिए मुनाफे वाला सौदा साबित होगा। उड़द को दलहनी फसलों में प्रमुख फसल माना जाता है और इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सही समय होता है, क्योंकि इस दौरान तापमान में थोड़ी नमी रहती है और किसी भी फसल की अच्छी उपज के लिए सही तरीके से बुआई होना अति आवश्यक है। देश में जल संरक्षण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र के कृषि उद्यमी भी आगे आ रहे हैं और इसी क्रम में जाने माने कृषि उद्यमी डॉक्टर R.G. अग्रवाल ने खेती का पानी खेती में और गांव का पानी गांव में थीम को लेकर 2005 से जल संरक्षण अभियान चला रखा है। डॉक्टर R.G. अग्रवाल द्वारा हर साल विश्व जल दिवस पर सैकड़ों छात्रों के साथ जागरूकता रैली निकालने के साथ बारिश के जल को संरक्षित करने के राजस्थान में चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं। जल संरक्षण के इस महाअभियान को सार्थक करने के लिए धानुका एग्रीटेक द्वारा राजधानी दिल्ली में वाटर फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल है तो कल थीम को लेकर काम कर रहे डॉक्टर R.G. अग्रवाल से बात की है हमारे संवाददाता OP यादव ने। जल है तो कल है, इसी थीम को लेकर न केवल भारत सरकार बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और स्टेक होल्डर भी लगातार काम कर रहे हैं और इसी क्रम में धानुका एग्रीटेक लगातार न केवल जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है बल्कि इस विषय को लेकर बौद्धिक जगत के साथ चर्चा और मंथन का काम भी कर रहा है।
अभी हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन डॉक्टर आरजी अग्रवाल मौजूद है। इन्होंने पीस, वाटर फॉर पीस एक स्लोगन के साथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सर, ये कॉन्फ्रेंस है वाटर फॉर पीस, इसका क्या थीम लाइन है? हम 2005 से खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, पानी बचाने के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो ये थीम है वाटर फॉर पीस, ये यूएनओ की थीम है और उसी थीम को अडॉप्ट करके हम हर साल कार्य करते हैं। आज देखिए विश्व में लड़ाइयाँ हो रही हैं। लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए होगा, पेट्रोल के लिए नहीं। कृषि क्षेत्र में नवाचारों के लिए आप लगातार जाने जाते हैं, जल संरक्षण हो या पेस्टिसाइड और अन्य तरह में नवाचार हो, इनोवेशन हो, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की समृद्धता बढ़ाना। पानी के संरक्षण को लेकर धानुका कौन कौन से नवाचार कर रहा है? देखिए, राजस्थान में हमने अलवर और जयपुर जिले में कई चेक डैम बनाए, उसके ऊपर हमारी वीडियो फिल्म भी है। जिस गांव में हमने चेक डैम बनाए उन गांवों का कायाकल्प हो गया। वो गांव के लोग जो मजदूरी करने शहरों में जाते थे, आज वो वापस अपने गांव लौट गए और उनके यहाँ जो कुओं का पानी सूख गया था, नीचे चला गया था, आज उनके कुओं में फिर से पानी आने लगा। चेक डैम से जो पानी मिलता है वो उनके पशु पीते हैं, वो खेती में इस्तेमाल करते हैं और जब खेती होती है तो आमदनी होती है। धानुका 2005 से हर साल विश्व जल दिवस पे 200 से ज़्यादा स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन कराती है। बच्चों की रैलियां निकालती है बैनर के साथ, नारों के साथ कि भाई आप पानी को बचाएं। पूरा हमारा कैंपेन है। डीडी न्यूज़ को भी हमने इस साल अपने कैंपेन में शामिल किया है। मेरा ख्याल है शायद आज से हमारा सभी चैनलों पे काफ़ी चैनल हमने सेलेक्ट किए हैं, उन पे ये मैसेज कि पानी बहुत कीमती है, इसको आप बना नहीं सकते पर बचा जरूर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया। आप भी लगातार ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई और ऐसे नवाचारों पर फोकस करते रहे हैं, इससे कितनी मदद मिलेगी? देखिए, अगर ड्रिप इरिगेशन हो जाए तो इससे चमत्कार हो सकता है। जहाँ जहाँ ड्रिप इरिगेशन हुआ है, अभी पूरे हमारे देश में जितना एरिया है, मुश्किल से 2% एरिया में ड्रिप इरिगेशन हुआ है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन पूरे देश में लागू कर दें तो हम सारे देश में पूरी सिंचाई कर सकते हैं और उसके बावजूद भी हमारे पास पानी एक्सेस बचेगा। कई फसलें ऐसी है, गन्ना और चावल, जिनमें पानी की बहुतायत में उपयोग किया जाता है और पानी ज़्यादा उपयोग होता है। तो फसलों में कौन कौन सी फसलों का हम चयन करें? 2 फसलें ऐसी हैं जिसको हम वाटर गजलिंग क्रॉप्स कहते हैं, धान और शुगर केन। जब 1 किलो धान की पैदावार करते हैं तो उसमें 4000 लीटर पानी लगता है। आज जब पंजाब, हरियाणा या गैंगजेटिक प्लेन एरिया में पानी नहीं है तो हमने एक नया कंसेप्ट रिसर्च करके निकाला, 3M। 3M से हमारा मतलब है बरसात में किसान मेज लगाए, दूसरा मस्टर्ड लगाए, तीसरा मूंग लगाए। अगर किसान ये 3 फसलें लगाता है तो उसका पानी का खर्चा जो गेहूं और धान में होता है उससे 1/3 पानी में उसका काम हो जाएगा। तो देश के जाने माने कृषि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी डॉक्टर आरजी अग्रवाल, जिनका मानना है कि वाटर फॉर पीस थीम के साथ न केवल जल संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, बल्कि जल की एक एक बूंद को सहेजने के साथ साथ बरसात के जल को सहेज कर कृषि और अन्य कार्यों में उपयोग के लिए लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। गुजरात में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। वहीं अरहर के खेत में सिंचाई करें। अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। गुजरात में चने की तैयार फसलों की कटाई कर लें। साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। किसान बीन की तुड़ाई कर सकते हैं।
यहीं केले के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में केले के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में बाजरे की बुआई कर लें, राजस्थान में जीरे की कटाई कर लें, वहीं चने की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार की बुआई करें। किसान बाजरे की भी बुआई करते रहें। यहाँ खीरे की बुआई कर लें, साथ ही प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। राजस्थान के किसान तोरई की बुआई करें। यहीं खरबूजा भी बोए। अभी जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की कटाई करें। दूसरी ओर किन्नू के बागों से खरपतवार निकाल सकते हैं। यदि बात करें गन्ने की, तो गन्ने की बुआई करने का समय उपयुक्त है। राजस्थान में लाल मिर्च की बुआई करते रहें। किसान लौकी की बुआई कर लें। समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और मौसम खबर के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में देश भर में होली उल्लास और उमंग के साथ मनाई गई। ये पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्यौहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्यौहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रंगों का ये त्यौहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में कहा कि स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ होली मनाई। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी वीर जवानों के साथ होली खेलते नजर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चांदनी चौक सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल और वर्तमान सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होली का दहन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व संस्कृति, भाईचारा, सनातन और प्रेम का संदेश देने वाला है। पंजाब में पठानकोट में बीएसएफ के जवानों ने भारत पाक सीमा पर शहीद जवानों के परिवारों के साथ होली मनाई। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के त्योहार के बीच एक अप्रिय घटना भी सामने आई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से मुख्य पुजारी सहित 10 लोग झुलस गए हैं। जहां उनका इलाज जारी है तो वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और नियामकीय उल्लंघन के मामले में आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को एक विशेष ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने ऑडिटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह पर जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है और इसके अलावा पटना साहिब के रवि शंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोयल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पटना साहिब लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है। एनडीए की बहुत प्रामाणिक जीत होगी। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।